नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 10वां ठेस। ये पूरक पठन के लिए है। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये कहानी जो है आंचलिक कहानी है। आंचलिक यानी किसी प्रदेश की कहानी। यहाँ पर बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित ये कहानी दी है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यहाँ पर सिरचन नाम का एक कारीगर है जिसके बारे में ये कहानी है। पढ़ते हैं हम लोग। सिरचन को खेती बाड़ी के समय गांव के किसान बुलाते नहीं हैं क्योंकि उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। क्या होगा उसे बुलाकर, जब दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन जाकर हाथ में खुरपी हिलाता हुआ पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ आराम से आएगा। आज सिरचन को भले ही मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कोई कह ले, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसकी मड़ैया यानी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की यानी बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। यानी बड़े बड़े लोग उसके घर आते थे। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर घर आओ। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। एक सिरचन से एक जोड़ा चिक बना कर भेज दो। सिरचन कारीगर है जो वनस्पतियों के या पेड़ों के जो छाल होती है उससे चटाइयाँ या ऐसी चीज़ें बनाने वाला कारीगर। सो उसे बहुत डिमांड है क्योंकि ये काम अभी कोई करता नहीं है। सो सिरचन ही ऐसा बचा हुआ है जो ऐसे काम करने वाला है। लेखक को याद है जब उसकी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। अब सिरचन को भोग क्या क्या लगेगा। तब माँ हंसकर कहती, जा जा, मेरे काम में वो पूजा भोग की बात नहीं उठाता है कभी। मतलब मेरे सामने वो ऐसी बातें नहीं करता। लेखक को याद है पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार उसके सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने, यानी इंसल्ट किया था। कहा था, तुम्हारी भाभी बहुत कंजूस है, नाखून से काट कर तरकारी परोसती है तो, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ बनाना सीखा है। मतलब सीधे कंजूस नहीं कहा है, टोन मार के कहा है। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले ही लेखक माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, नेनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रोटी है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। शीतल पार्टी यानी चटाई, मोथी यानी नागर मोथा, एक औषधि वनस्पति है। सिरचन भी अपने पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंधी सूंघ कर आया हूँ काकी, नहीं तो शादी ब्याह के इस मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। लेखक ने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोथी और पटेर तालाबों में उगने वाले एक प्रकार के पौधे होते हैं, उसके पत्ते, उनको हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। मतलब एक काम में बहुत समय लगाता था, लेकिन काम बहुत ही बारीकी से और अच्छे से करता था। काम करते समय उसे ज़रा भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। अगर हुआ तो गेहूं साफ की तरह वो फुफकार उठता था। कहता, दूसरे किसी से काम करवा लीजिए, सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब उसे ज़रा भी गलत तरीके से बात किसी ने की तो वो उसे पसंद नहीं थी। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, यानी खाने का शौकीन। तली हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने का बहुत शौकीन है। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई ख़त्म। यानी खाने पीने में ज़रा कमी हुई तो उसका काम भी
अच्छा नहीं होगा, काम अधूरा रखकर उठ जाएगा। आज तो अब अधकपाली से के दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन यानी कभी नहीं कहकर जाता अधकपाली। आधा सिर जो दर्द होता है वैसे, मतलब बहाना बनाकर चला जाता था। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि गांव में ऐसे कामों को लोग बेकाम का काम समझते हैं। बेकाम का काम यानी मजदूरी, या जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो। एक्चुअली बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीकी का काम है, फिर भी लोग इसे बेकाम का काम समझते हैं। पर सिंचन कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी भी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। सिरचन ने ऐसे ही कुछ जवाब दिया था जिससे उसे गुस्सा आया था। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई दाल का आटा, थोड़ा सा ही कुछ देकर इतना बड़ा काम करवाया। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। तो सिरचन को गुस्सा आया था, इतने बड़े लोग हैं, महाजन है, लेकिन दिया क्या उसे? सिर्फ भुनी हुई दाल का आटा देकर बहुत बड़ा काम करवाया। अब इस बार लेखक की छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, जिसका नाम है मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर, चीक यानी बाँस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो, यानी उसने कहा था मिठाई नहीं आएगी चलेगा, बट उसे ये चीज़ें चाहिए। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवाया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। अब सिरचन पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ, मतलब बारीक करता हुआ, अपने काम में लग गया। चीक बुनने बैठा। उसने सिर्फ 1.5 हाथ की उसकी जो बिनाई है, काम जो बना हुआ है, उसे देखकर ही लोग समझ गए थे कि कोई नए फैशन की चीज़ बन रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है। अब मंझली भाभी, लेखक की जो मंझली भाभी है, उसे रहा नहीं गया। वो पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले ऐसा जानती तो मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है, तो भैया को खबर भेज देती। अब काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि सिरचन लेखक की माँ को बहुत ही मानता था, और उनकी बेटी की सबसे छोटी बेटी जो है उसके लिए ये चीज़ें बनवानी है, उसके दूल्हे के लिए जो अफसर आदमी है, इसके लिए ऐसी चीज़ बनवा रहा है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। लेखक की चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई खाने की जो मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन सिरचन का काम और अच्छा हो गया। उसने 7 रंग के तारों में कुछ, या तारों जैसी चीज़ बनाई। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। देखा तो उसमें चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेला है।
लेखक ने देखा सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, मतलब उसका चेहरा नाराज़ हो गया था। लेखक वैसे ही दौड़कर माँ के पास गए। माँ, सिरचन को कलेवा यानी नाश्ता किसने दिया है? से चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर में पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? मंजली, लेखक की मंजली भाभी को उसने पूछा। अब बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था और गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा हुआ था। माँ की बोली सुनते हुए मछली भाभी की बोहें तन गई, मतलब उसे गुस्सा आया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, अब उसे भी ये गुस्सा आया। मंजली बहुरानी, आपके मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अब चाची जो ऑलरेडी सिरचन से नफ़रत करती है किसी वजह से, सो लेखक की माँ के पास जाकर बोली, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, किसी के नैहर यानी मायके की और ससुराल की बात ये क्यों करता है? मंजली भाभी भी माँ की दुलारी बहू है। सो माँ ने गुस्से में आकर सिरचन से कहा, तुम अपना काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी यानी बातें करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अब सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से उसने पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी बात पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। अब चाची अपने कमरे से निकल रही थी और सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई और वो उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। ये सिरचन ने देखा तो सिरचन ने कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा मतलब सुगंधित जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। अब चाची ऑलरेडी कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने की का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। अब लेखक का कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। यानी सिरचन को ऐसी बातें पसंद नहीं है। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। फिर अपनी छुरियाँ हंसिया सब समेटकर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, अधूरी चीख को चुपचाप देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर दे दूंगी। अब लेखक सिरचन को मनाने गए, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। लेखक को देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। यानी सिरचन की जो पत्नी थी वो मर गई, उसके बाद उसके बेटे बेटियां ये भी मर गए किसी वजह से, इसलिए सिरचन दुखी है। वो कह रहा है, मुहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा? बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं क्या ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? पूरे गांव में सब उसका इंसल्ट करते थे, लेकिन लेखक की माँ ही उसे मानती थी, अच्छे से बात करती थी। लेकिन आज उस माँ ने ही उसका अपमान कर दिया, जिससे वो नाराज़ हो गया और कह रहा है, अब यह काम मैं नहीं करूँगा। लेखक चुपचाप वापस लौट आए। समझ गए कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी उसने अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी और कहा,
ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मतलब ये भी खराब नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है। मानू कुछ नहीं बोली, क्या बोलेगी बेचारी। लेकिन लेखक चुप नहीं रह सके। उसने कहा, चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। अब मानू को ससुराल पहुंचाने का समय आ गया। लेखक ही उसे ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते हुए लेखक ने देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन लेखक को गुस्सा आया सिरचन के ऊपर। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने का जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई सामान चढ़ाकर। लेखक दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर उसकी नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर लेखक की ओर देखा और कहा, दौड़ता हुआ आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। कुश यानी एक जंगली वनस्पति। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी तो सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फुट कर रो रही थी। लेखक ने बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। भले ही सिरचन गुस्सा हुआ था, उसने कहा था अब ये काम नहीं करूँगा, पर फिर भी मानू के लिए उसने ये काम किया और उसे देकर चला गया, जिसके बदले उसने दाम भी नहीं लिए।